बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, आपका अपना फिजिक्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ग्रूमर। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा इंट्रोडक्शन है और वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। क्योंकि आपको पता है हमारा चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और इसमें हम ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में, और एंड पे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो चलें जी, हम चलते हैं। और उससे पहले देखें बच्चे, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखें, मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनकी हम पैमाइश कर सकें उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। All measurable quantities are called physical quantities. For example, आपके पास ये एक पेन है, इस पेन की मैं लेंथ मेजर कर सकता हूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसका डायामीटर मेजर कर सकता हूं कि मोटाई कितनी है, तो डायामीटर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्स मेजर कर सकता हूं, सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं वक्त का दौरानिया, टाइम मेजर कर सकता हूं, सो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है कि वो तमाम मिकदारें, वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं, उन सब को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये भी आगे दो तरह की होती हैं। एक हम कहते हैं कि हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन इनको हम बोलते हैं स्केलर्स। और एक फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो मैंने क्या बोला कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स। इनको भी हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, लेकिन हम इनको साथ साथ बोलते हैं स्केलर्स। और इनको भी हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, लेकिन साथ साथ हम इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्केलर जो है वो कौन से होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which require magnitude and unit for their complete description। तो क्या मैंने बोला कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक, हमारे पास क्या चीज हमें चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट। इन दो चीजों की मदद से स्केलर क्वांटिटीज को हम मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन, बयान कर सकते हैं। तो क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है। इन दो चीजों से हमारी स्केलर क्वांटिटीज मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन हो जाती है, मुकम्मल तौर पर बयान हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखें जी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं कहता हूं मेरे पास है फॉर एग्जांपल 50 मीटर डिस्टेंस। तो 50 मीटर डिस्टेंस में हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं, दो चीजें। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा है और दूसरा हमारे पास यूनिट आ रहा है। सिर्फ हमारे पास ये दो चीजें आ रही हैं, एक मैग्नीट्यूड, ये जो 50 मैंने लिखा हुआ ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये जो मीटर मैंने लिखा हुआ ये हमारा क्या है, यूनिट है। तो अब क्या है कि इन दो चीजों की मदद से हम डिस्टेंस को मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, बयान करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो अब हम कहते हैं कि क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी है जिसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए अगर हम मैग्नीट्यूड भी बता दें, यूनिट भी बता दें, तो वो क्वांटिटी बिल्कुल भी फिर भी मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन ना हो सके। तो बिल्कुल हमारे पास ऐसी क्वांटिटी मौजूद है जिसमें हम मैग्नीट्यूड और यूनिट बता भी दें
तो फिर भी उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं होती, उसके साथ साथ एक और चीज की जरूरत होती है, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन, जिसे हम उर्दू में सिम्त बोलते हैं, उसकी भी जरूरत होती है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि वेक्टर्स क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर unit, magnitude as well as direction for their complete description। तो क्या है कि हमारे पास वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 यूनिट, नंबर 2 मैग्नीट्यूड, नंबर 3 डायरेक्शन। अब अगर हम ये तीन चीजें बयान करेंगे तो हम किस चीज के बारे में बता रहे होंगे? वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए, मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, यूनिट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which require unit, magnitude as well as direction for their complete description। तो अब आप कहेंगे कि जी इसकी एग्जांपल बताएं, तो हमारे पास इसकी बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है फोर्स की। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोर्स। अब मैं अगर लिखता हूं फोर्स के 5 न्यूटन फोर्स, तो चले जी मैंने इसमें मैग्नीट्यूड बता दिया, मैंने इसमें यूनिट बता दिया, तो क्या मेरी बात मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गई है? नहीं। अब आप कहेंगे कि सर फोर्स तो आपने लगाई है, लेकिन वो फोर्स आपने लगाई किस सिम्त में है? इन विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, आप फोर्स को किस सिम्त में लगा रहे हैं, ये बताना भी बड़ा जरूरी है। वरना फोर्स लगाएंगे किसी भी चीज के ऊपर तो हमें क्या पता कि वो बॉडी किस तरफ जा रही है। तो फोर्स तो जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हो तो फिर सिम्त में लगा मारते हो ना, ऐसे तो नहीं मार देते। तो इसीलिए अब क्या है कि फोर्स जो है वो 50 न्यूटन किस तरफ? टुवर्ड्स, हम क्या देते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब क्या हुआ कि हमने साथ साथ क्या बता दिया? डायरेक्शन। तो क्या हुआ? ये तीन चीजें जब हम बताएंगे तो हमारी वो क्वांटिटी होगी तो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आपको बात क्लियर हो गई कि फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फर्क होता है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फर्क होता है। तो स्केलर वो होते हैं जिनको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है, वेक्टर्स वो होते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और मैंने साथ साथ आपको उनकी एग्जांपल भी समझा दी, बता दी। अरे चलें लिखने में तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये चीज हो तो स्केलर है, ये चीज हो तो वेक्टर है। लेकिन अब यहां पर एक चीज और हमने क्लियर करनी है कि हमें फिजिकली कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। तो उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि हम किसी भी चीज को बता सकते हैं कि ये वेक्टर होगी या स्केलर होगी। तो देखें जी, उसके लिए मैंने आपके सामने ये थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, इसको आप देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको ना आम सी डेफिनेशंस, बुक में लिखने के लिए तो मैंने डेफिनेशंस बता दी हैं, लेकिन मैं आम सी डेफिनेशंस बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये मेरा डिस्टेंस है और इसके बारे में मैं ये कहता हूं कि ये क्या है? एक स्केलर है। क्या है? एक स्केलर है। और उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, क्या? हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। तो आपने याद रखना है डिस्टेंस की ये डेफिनेशन अभी माइंड में रखनी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैं फिलहाल क्या कह रहा हूं कि ये क्या है? एक वेक्टर है। और उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं क्या? हाउ फार यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
कि जब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम करने लगेंगे तो हाउ फार यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप जिस पॉइंट से चले हैं उस पॉइंट से आप कितना दूर हैं, और डिस्टेंस क्या कहते हैं कि आप कितना टोटल चले हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस होगा। तो देखें जी, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारा होम है, हम यहां पे, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का मतलब है कि जहां से हमने चलना है, इनिशियल पॉइंट। अब आपको पता है जब आप इनिशियल पॉइंट पर खड़े होंगे तो इसका मतलब आप चले ही नहीं, तो जब आप चले ही नहीं तो आपका जो डिस्टेंस है जिसको हम s से जाहिर करते हैं वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर हम कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट से चल के यहां तक आ गए, तो यहां पे हमारा डिस्टेंस कितना हो, हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ना 1 किलोमीटर का है। तो हम जब यहां तक पहुंचेंगे हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, यहां पहुंचेंगे हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, यहां पहुंचेंगे हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, यहां पहुंचेंगे हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, यहां पहुंचेंगे हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। अब हम होम से चले इस पॉइंट तक आए, हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर। अब यहां से हम वापस चले, जैसे हम यहां पे आए तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, यहां पे आएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7, यहां पे आएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8, यहां पे आएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9, यहां पे आएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। तो अब देखें डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था, हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, कि हम जहां से चले हैं वहां से चलने के बाद आपने कितना फासला तय किया। तो देखें डिस्टेंस के अंदर हम जब जा रहे थे दूर तब भी हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा था, जब हम मुड़ के वापस आ रहे थे तब भी हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी, एक डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी की ये खूबी होती है कि उसमें डायरेक्शन के साथ उस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक हम इधर जा रहे थे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा था, बेशक हम वापस आ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्शन के चेंज होने से हमारे डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के चेंज होने से उस चीज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े उसे हम बोलते हैं स्केलर। अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, हाउ फार यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल ये वही चीज है कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट जहां से हमने चलना है, और इसी तरह हमारा ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1 किलोमीटर हम कहते हैं कि ये हमारा, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 और ये 5। अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट पर हमारा जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डी से जाहिर करते हैं वो क्या होगा, 0 होगा। अब हमने कहा कि हम 1 किलोमीटर चल के यहां आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 हो गया, यहां पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 हो गया, यहां पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 3 हो गया, यहां पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4, यहां पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 हो गया। अब यहां पे डेफिनेशन के ऊपर अगर आप गौर करो, हाउ फार यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम यहां से 5 किलोमीटर दूर है तो हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। अब हम मुड़ के यहां पे आ जाते हैं तो उसमें डिस्टेंस तो हमारा 6 हुआ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये दोबारा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डेफिनेशन यही कह रही है कि आप अपने इनिशियल पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है आप 4 किलोमीटर। तो डायरेक्शन के चेंज होने से हमारी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो गई। तो इसी तरह फिर आएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3, इधर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2, इधर आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1, और यहां पे जब आएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हो जाएगा। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन के चेंज होने से उसकी वैल्यू अगर पहले बढ़ रही थी तो कम होना शुरू हो जाती है, अगर कम हो रही थी तो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा है डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर्स। कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप फिजिकली देखना चाहें कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन या सिम्प के चेंज होने से वो क्वांटिटी चेंज हो जाए उसे हम बोलेंगे स्केलर, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन या सिम्प के चेंज होने से उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क ना पड़े वो स्केलर, और जिसमें उसकी डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यू के ऊपर फर्क पड़े वो वेक्टर्स। तो ये तो हमने पढ़ लिया वेक्टर्स के बारे में।
अब हम ये देखते हैं कि वेक्टर्स को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम वेक्टर्स कहीं पे लिखना हो तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये हम पढ़ते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के, वेक्टर्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दो तरह की है। एक हमारे पास वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम एक तो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इस तरह एक हमारे पास वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और एक हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें जी, हम देखते हैं कि वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास आगे वेक्टर्स की दो तरह से है। देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, कहीं पे मैं लिखता हूं वेलोसिटी, तो जब मैं वेलोसिटी के बारे में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा v। अब जब मैंने v लिखा तो हमें पता है कि हम वेलोसिटी को भी v से जाहिर करते हैं और स्पीड को भी v से जाहिर करते हैं। अब ऐसे देखने से हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है? तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस डालते हैं। तो क्या है कि अगर हमने लिखना है स्केलर मतलब हम लिख रहे हैं स्पीड, तो हम इसको बारीकी लिखेंगे। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं वेक्टर मतलब वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे। तो जब हमारे पास कोई चीज ऐसे मोटी मोटी करके लिखी हुई होगी, बोल्ड करके लिखी हुई होगी, तो देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कोई चीज बारीक लिखी हुई होगी तो देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लेकिन ये जो हमारा तरीका है ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें हो सकता है आप जिस पेन से लिख रहे हैं उसकी निब खराब हो और आप लिख स्केलर रहे हो, लेकिन वो मोटा लिखा जाए और आपका जो है वो मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए। तो इसलिए हम इससे भी अच्छा एक तरीका है जिस तरीके को यूज करते हुए हम लिखते हैं, वो ये है कि हम वेक्टर्स के ऊपर एरो हेड हम क्या लगा देते हैं, एरो हेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा हूं स्केलर तो मैं सिंपली लिख दूंगा v, और अगर मैं लिख रहा हूं वेक्टर तो मैं लिखूंगा बारीकी, या तो ऊपर ऐसे बार लगा दूंगा या फिर v लिख के ऊपर ऐसे एरो हेड लगा दूंगा। इसी तरह अगर मैं फोर्स लिख रहा हूं तो मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा और या फिर ऐसे एरो हेड लगा दूंगा। तो क्या हुआ कि जब हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली लिखने के भी दो तरीके हैं कि अगर स्केलर और वेक्टर को अगर आप स्केलर लिख रहे हैं तो बारीक लिख दें और ऊपर कुछ ना लिखें, या एक तरीका है कि उसको मोटा करके लिख दें, बोल्ड करके लिख दें। और ये अच्छा तरीका नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर सिर्फ स्केलर लिख रहे हैं तो सिंपल लेटर लिख देते हैं, और अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो उसके ऊपर बार या एरो हेड लगा देते हैं। तो ये हमारा सिंबॉलिक मेथड है वेक्टर को लिखने का। अब हम आते हैं कि वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ग्राफिकली वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास वेक्टर का होता है जिसे हम बोलते हैं टेल, और एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है हेड। अब अगर हम टेल की बात करें तो टेल किसी भी वेक्टर की क्या चीज बताती है, मैग्नीट्यूड। तो टेल हमें किस चीज के बारे में बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। और अगर हम हेड की बात करें तो हेड किसी भी चीज की डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक टेल और एक हेड। और जो वेक्टर की टेल होती है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और उस वेक्टर का जो हेड होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। अब फॉर एग्जांपल हम ये वेक्टर ड्रा करते हैं, तो देखिए मैं कहता हूं ये मेरा 50 मीटर डिस्टेंस है। तो 50 मीटर डिस्टेंस का मतलब है मैं ये जो लाइन ड्रा करूंगा ये कितनी लेंथ की होगी, 50 मीटर लेंथ की होगी। और जो हेड है ये क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन की, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखें ये वेक्टर मैंने ग्राफिकली ड्रा किया, और ये जो चीज है ये क्या बता रही है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड टेल। ये टेल है और ये टेल उस वेक्टर का क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड। और ये हेड है और ये हेड उस वेक्टर का क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो देखें 50 मीटर का मतलब है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 50 मीटर है और वो इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा देखें जी, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल मैं मुल्तान से लाहौर जाता हूं। तो जैसे मैं मुल्तान से लाहौर जाता हूं तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस में
बुक के ऊपर बताना चाहता हूं, तो जाहिर बात है मैं 500 किलोमीटर की लाइन 500 किलोमीटर की लाइन बुक के पे तो ड्रा नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वी चूज अ सूटेबल स्केल। अब सूटेबल स्केल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जब हमने कोई मुल्तान से लाहौर का डिस्टेंस करना हो और उसके लिए बुक के ऊपर हम 500 किलोमीटर की लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वी चूज अ सूटेबल स्केल। तो हम क्या करते हैं, हम एक सूटेबल स्केल चूज कर लेते हैं। अब सूटेबल स्केल चूज करने का क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि हमारा 100 किलोमीटर जो है ना वो बुक के ऊपर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 100 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर। तो हम फिर जब लाहौर से मुल्तान का फासला बताने लगेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, हम एक लाइन, एक वेक्टर ड्रा करेंगे और वो वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कहां से, फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, कि हम मुल्तान से लाहौर जाना है और हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो लाइन ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर की। अब 5 सेंटीमीटर का यहां पे मतलब है 500 किलोमीटर। तो क्योंकि हम इतनी लंबी लेंथ ड्रा नहीं कर सकते, इस चीज को बोलते हैं कि स्केल चूज करना, सूटेबल स्केल चूज करना। तो ये हमारा जी आज का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन। और कल हम इंशाल्लाह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आपने इसको लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करना है। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।